हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने पहले देखे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके। उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल रहे थे, तो वो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। कुछ क्वेश्चन उसके हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे। आज कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन लिखते हैं कि जिससे क्या हो कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहे हैं, ब्लड एंटरिंग द लंग इज रिच इन, कि जो ब्लड एंटर करेगा लंग में वो किस में रिच होगा। ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज यूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज मोर आरबीसी। देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो ये हार्ट है, मान लो हार्ट से लंग में जो ब्लड जाता है, ये ऊपर मान लो मैंने बना दिया लंग्स, तो हार्ट से लंग में किसके थ्रू ब्लड जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी जो कहाँ से निकलती है, ये था लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या देता है, लंग्स में ब्लड जाता है। और मैंने बताया था ये ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। अगर आपको याद हो तो ये हमने पहले डिस्कस किया, डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कि इसमें CO2 क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये लंग्स में जाके क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो जो ब्लड जा रहा है लंग्स में वो किस में क्या रिच है, उसमें क्या सबसे ज़्यादा है, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें CO2 की अमाउंट क्या ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ये ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में इनकरेक्ट दिए हुए या करेक्ट दिए हुए, तो मार्क कर लिया करो उसको कि इनकरेक्ट पूछे मतलब फॉल्स पूछे एक हिसाब से। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स फ्रॉम एल्वेओलाई टू टिश्यू, कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन का कहाँ से, एल्वेओलाई टू टिश्यू। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि जो एल्वेओलाई होगी उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या एयर से, मतलब हम बोलते थे इन्वायरमेंट से क्या अंदर आएगी, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगी, हमारे टिश्यूज़ के पास में जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। डिफ्यूजन ऑफ CO2 अकर्स फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेओलाई, यस, ऑक्सीजन तो जाएगा एल्वेओलाई से टिश्यू के पास में और CO2 आएगा टिश्यू से एल्वेओलाई के पास में, तो ये ऑप्शन भी सही है। अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज्ड थ्रू मेम्ब्रेन इज हाई देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये बोल रहा है कि जो डिफ्यूजन की अमाउंट होती है ना वो CO2 की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि 20 to 25 टाइम क्या होता है, डिफ्यूजन ज़्यादा होता है किसका, CO2 का। 20 to 25 टाइम डिफ्यूजन ज़्यादा होता है किसका, CO2 का। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन पल्मोनरी आर्टरी देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन। यहाँ पे वेन लिखा हुआ है कि बोल रहे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो पल्मोनरी आर्टरी में। अभी हमने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या फिर मैं बोलूँ इम्प्योर ब्लड होता है। और इसमें किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, CO2 की। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ये बोल ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या गलत हो गया। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में CO2 की अमाउंट ज़्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो कैसे है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन है। लोग आर्टरी देखिए ये सोचते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आर्टरी में लोगों के दिमाग में आता है कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट हमेशा नहीं करती। पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन और आरबीसी इज। कल ही हमने टॉपिक देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाएगी ऑक्सीजन, क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और एक था कितना, 97% था। और 3% किस में जाएगी, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, डिजोल्व इन प्लाज्मा, डिजोल्व इन प्लाज्मा। ये कितना होगा, 3% होगा। तो बट हमसे पूछा किसमें, हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में कितना जाता है, 97%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर 3% पूछता तो किसमें आएगा, प्लाज्मा में आएगा। दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने बना के यहाँ पे दे रखा है कि हीमोग्लोबिन से बताओ कि कितना परसेंट का ट्रांसपोर्ट होता है, तो 97%। अब बाई चांस एग्जामिनर ये पूछ ले आपसे पेपर में KVS के कि बताओ कि टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई ट्रांसपोर्टेड द डिजोल्व इन प्लाज्मा, तो उसका आंसर आएगा 3%। हमें दोनों डेटा पता होना चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देख है। अब ये देखो, ये वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला मैंने आपको पहले बताया था कि एक पैराग्राफ, मतलब एक टॉपिक दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द वाइटल कैपेसिटी ऑफ एडल्ट ह्यूमन लंग्स इज इक्वल टू, कि वाइटल कैपेसिटी यानी हमें VC बताना है किसके इक्वल होता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने जो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करी, IRV करी, उसके बाद में मैं कितनी वॉल्यूम बाहर निकाल सकती हूँ एयर की। तो IRV किया तो मैं IRV बाहर निकालूंगी,
मैक्सिमम अमाउंट बताना है तो टीवी भी निकालूंगी, ये तो नॉर्मल प्रीथ होता है, और ईआरवी भी निकालूंगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट बताने, तो कल मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फर्स्ट इंस्पिरेशन। हाँ कि फर्स्ट इंस्पिरेशन के बाद में, मतलब आईआरवी के बाद में एक पर्सन जो है वो कितनी एयर को ब्रीथ आउट कर सकता है, यही होता है मैक्सिमम वॉल्यूम भी बोलती है यहाँ पे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पैन, ये तो सही है। तो ये डेफिनेशन है वाइटल कैपेसिटी की। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। अब यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम को ब्रीथ इन करना है, किसके बाद में ब्रीथ इन करना है, फर्स्ट एक्सपीरेशन के बाद, मतलब ईआरवी के बाद में उसको क्या करना है, इन करना है। तो ईआरवी के बाद में इन करेगा तो पहले ईआरवी को लेगा, फिर टीवी को लेगा, और फिर मैक्सिमम पूछे तो आईआरवी कोड लेगा। तो ये क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है। और लास्ट में ऑप्शन क्या दिया, सी ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसी को ही हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो ऑल ऑफ दीज आएगा। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, ये दोनों डेफिनेशन आपको पता है, एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कि जो वाइटल कैपेसिटी इन तीनों की इक्वल होती है, तीनों की तीनों जो डेफिनेशन है या फिर जो मेक फॉर्मूला सा दिया हुआ है ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, किसका, वाइटल कैपेसिटी का ही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर इन एमएम ऑफ एचजी। हमें एमएम ऑफ एचजी में पार्शियल प्रेशर बताना है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वेलाई में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, टिश्यू में। देखो ये पूरी वो टेबल ही उठा के दे दी। तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159, एल्वेलाई में होता है 104। अब आपको याद है तो ऐसे मार्क कर लो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 40 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है, और टिश्यू में कितना होता है, ये 95 लिखो, टिश्यू में होता है 40। तो मैच कर लो, पहले आएगा 159, फिर 104, इसमें 159 है, इसमें, ये दोनों तो ऑप्शन ही कट हो गए। 159 के बाद में 104, ठीक है, 104 104, फिर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया 40 आना चाहिए, तो इसमें दे दिया 45, तो ये गलत हो गया, इसमें दिया 40। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बस इसमें वो एनसीईआरटी की वो टेबल याद है, तो उससे बस डाटा लिखना है यहाँ पे और फिर इसे मैच कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ये तो मतलब हम बोल सकते हैं एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको डाटा याद है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को क्या करना है, रीड करना है। इट इज डबल लेयर्ड एंड कवर द लंग्स, द अबव फीचर रेफर टू। मतलब पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे फिर बताएंगे बात किसके बारे में हो रही है, अबव फीचर किसके हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। इट इज ए डबल लेयर एंड कवर्स द लंग्स। मुझे तो पहली लाइन पढ़ के ये लग रहा है कि प्लूरा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि लंग्स को कवर करने का काम प्लूरा कर, वो भी कैसी होती है, डबल लेयर होती है, मैंने आपको कल बताया था। आउटर लेयर इज कॉन्टैक्ट विथ थोरेसिक वॉल, ठीक है, आउटर थोरेसिक वॉल से अटैच होगी। फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर्स, यस, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, प्लूरल फ्लूइड। इनर लेयर इज कॉन्टैक्ट विद लंग्स, यस, इनर लेयर कॉन्टैक्ट किससे करेगी, लंग्स से। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर प्लूरा के बारे में। पेरिकार्डियम तो होता है वो हार्ट की, हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन होती है, बाहर कवरिंग बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बच गया हमारे पास, प्लूरा। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ये हमने सारी वॉल्यूम देखी थी कितनी होती है। देखो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 होती है, तो ये कर दो मैच, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 से 3000, तो ये आ जाएगी ए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से 1100 ml, ये आ गया। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml। और वाइटल कैपेसिटी का सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, ये 3500 से 4600 ml। और फिर आप ये वाइटल कैपेसिटी ऐसे निकाल सकते हो सबको जोड़ के। देखो अगर आपको वाइटल कैपेसिटी निकालनी हो कि मैम वाइटल कैपेसिटी कैसे लिखी, तो वाइटल कैपेसिटी, देखो वाइटल कैपेसिटी पता होनी चाहिए, तो टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, ये वाइटल कैपेसिटी होती है। तो सबकी वैल्यू लिख लो, टीवी की, ईआरवी की और आईआरवी की। देखो टीवी होता है 500 to 550 मान लो, ईआरवी होता है 1000 से 1100, और बच के क्या, आईआरवी होता है 2500 से 3000। अब इनको ऐड कर दो, 0 5 5 4 6 3 और 4, इतना क्या, फिर यहाँ पे 0, ये भी 0, ये 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी 2 3 और 4, तो ये आ गया अराउंड 4000 से 4650 तक। उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3500 से 4600 तक। हाँ तो मतलब ये इन्होंने अप्रोक्सीमेटली कर दिया, तो इतना ही आएगा। तो वैसे भी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो अब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, तो यही होगा इसका। और मैंने बता दिया, आप निकाल भी कैसे सकते हो। तो मैच कर लो ऑप्शन को। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम को देखें, तो टाइडल वॉल्यूम ए का सी आना चाहिए, ए का सी इसमें नहीं है, तो इसको कट करो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 से 3000 ml, यानी सेकंड का ए, तो सेकंड का डी है इसमें, ये नहीं होगा, सेकंड का ए है इसमें,
इसमें सेकंड का है, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, यानी थर्ड का बी, इसमें थर्ड का बी है, इसमें थर्ड का डी, तो ये नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, कैसे किया, बस ये वॉल्यूम की जो वैल्यू है ना वो याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी में मेंशन क्यों डाटा, डाटा पता है तो आप कर सकते हो। ये इस हिसाब से फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि फैक्चुअल क्वेश्चन मीन्स आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने डाटा याद नहीं किया तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया किसकी बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो होता है क्या, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ये होता है एल्वियोलाई की लाइनिंग। एल्वियोलाई जो होती है ना उसकी जो लाइनिंग होती है वो होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया पूछे हमसे तो ये आएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप डायरेक्ट माइंड में रखना कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होती है ट्रेकिया की लाइनिंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, कि जो पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द। देखो हमने दो टाइप के पार्ट पढ़े थे, एक तो पढ़ा था कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट, और एक पढ़ा था हमने रेस्पिरेटरी पार्ट या रेस्पिरेटरी जोन बोल दो, रेस्पिरेटरी पार्ट। अब मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी पार्ट में सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगी एल्वियोलाई और एक डक्ट आएगी एल्वियोलाई की, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई। बस ये दो ही चीज़ें आएंगी किसमें, रेस्पिरेटरी पार्ट में, क्योंकि एक्चुअल गैस का जो एक्सचेंज है वो यही होगा। ऐसे मान लो एक एल्वियोलाई बनाई है मैंने, तो ये तो एल्वियोलाई होगी और ये डक्ट होगी एल्वियोलाई की। ये दोनों चीज़ें किसमें आएगी, रेस्पिरेटरी पार्ट में। और बाकी जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैक बच गया हमारी नोस्ट्रिल से लेके नोस्ट्रिल टू अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, वो सारा किस में आएगा, वो सारा आएगा हमारे कंडक्टिंग जोन में। ठीक है, तो अब इसमें यही पूछे ना, तो ये आ जाएगा रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं, रेस्पिरेटरी पार्ट तो है नहीं। एक्सचेंज पार्ट नहीं, एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट एक ही होगा कि जहाँ पे क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा। एक्सपायरेटरी पार्ट नहीं। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, की रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट है, कि जो सिर्फ एयर को लेके आ रहे हैं यहाँ तक एयर को लाने का जो काम है ना वो कंडक्टिंग पार्ट का। और इस पार्ट में आके रेस्पिरेटरी पार्ट में आके यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होगी। तो इस पार्ट का काम एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट का काम होता है गैस को एक्सचेंज करना और कंडक्टिंग करना, यहाँ तक एयर को लेके आना एनवायरमेंट से, वो काम है कंडक्टिंग पार्ट का, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट वर्ड को ध्यान रखिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, मुझे तो यही सही लग रहा है कि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था। इंस्पिरेशन इज पैसिव प्रोसेस, नहीं, इंस्पिरेशन पैसिव प्रोसेस नहीं है। एक्सपिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, नो, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। बोथ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन आर पैसिव प्रोसेस, नहीं, एक्सपिरेशन तो पैसिव है बट इंस्पिरेशन कैसा है, एक्टिव है। इसमें हमें ATP यूज़ करना पड़ेगा, ATP को खर्च करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया। अब ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं, द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेजोरली मेड ऑफ डैश लेयर्स, कितनी लेयर्स की बनी होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया 3 लेयर्स कौन सी होती है, उनके नाम देखे तो हम यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बीच में आ जाएगी बेसमेंट सबस्टांस, एंड यहाँ पे आ जाएगा एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, लेयर बनाते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कितनी लेयर्स होती है, इसमें 3 लेयर होती है, तीनों मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। और इन तीनों लेयर को मिला के भी जो इसकी मोटाई होती है ना वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर। इसी वजह से तो क्या होता है कि बहुत अच्छे से डिफ्यूजन हो पाता है गैसेस का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमने देखा कंडक्टिंग पार्ट कौन सा था, अब हमसे पूछो उसका फंक्शन क्या है।
देखो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर 3-4 फंक्शन दिए एनसीईआरटी में कि एक तो क्या करेगा, ये एयर को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा, एयर को ह्यूमिफाई करेगा, डस्ट पार्टिकल से और फॉरेन पार्टिकल से रिमूव करेगा, बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आएगा। तो ये सारे काम 3-4 काम किसके दिए, कंडक्टिंग पार्ट के दिए हुए हैं। और रेस्पिरेटरी पार्ट का काम क्या है, लास्ट में जाके गैसेस का डिफ्यूजन करना, वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा रेस्पिरेटरी पार्ट में। और जो बाकी काम बचे वो कौन करेगा, कंडक्टिंग पार्ट करेगा। रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम इनकमिंग एरियाज, रिमूव करेगा फॉरेन पार्टिकल्स को। ह्यूमिडिफाई इनकमिंग एरियाज, ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को। ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यस बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएगा एयर को। तीनों के तीनों काम किसके, कंडक्टिंग पार्ट के। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर, की सबसे कम डायमीटर किसका है। देखो राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मान लो ट्रेकिया ही, ठीक है, ये ट्रेकिया आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल में। फिर ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल आके डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल आगे डिवाइड हो जाता है टर्शरी ब्रोंक्यूल में। फिर ये सॉरी ब्रोंकस में ये है, देखो ये क्या है, ट्रेकिया, ये है प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये टर्शरी ब्रोंकस। फिर ये जो टर्शरी ब्रोंकस है ये आगे जाके किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकियोल्स में। इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स, और फिर ये आगे जाके फाइनली होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या लगी होती है, एल्वेओलाई लगी होती है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, हमारे लंग्स में। तो ये आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है इनका डायमीटर क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे पतली पाइप होगी जो आगे जाके किस में खुलेगी, एल्वेओलाई में। और इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। आपको एनसीईआरटी में टर्मिनल ब्रोंक्यूल का टर्म दिया हुआ है। इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बोलेंगे, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए आगे कहाँ ओपन होगी, एल्वेओलाई में। और एल्वेओलाई में फाइनली जाके क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, एग्जामिनर ऐसे पूछ ले, सबसे स्मॉलेस्ट पूछ ले, सबसे लार्जेस्ट पूछ ले। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट किसका होगा, ब्रोंकस का होगा, चाहे वो राइट ब्रोंकस हो चाहे वो लेफ्ट ब्रोंकस हो, ठीक है। फिर वो एग्जामिनर ऑप्शन में कुछ ऐसे ही बना के देगा, जैसे ट्रेकिया दे देगा, यहाँ पे बी की जगह ट्रेकिया दे दिया। तो अब सबसे लार्जेस्ट पूछे तो ट्रेकिया का सबसे लार्जेस्ट हो, क्योंकि ट्रेकिया आगे किस में टूटेगी, ब्रोंकस में टूटेगी। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डायमीटर किसका हो जाएगा, ट्रेकिया को हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर, तो एग्जामिनर ऑप्शन को कैसे भी घुमाए, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए, आप कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का, कि स्मॉलेस्ट डायमीटर पूछे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएंगे। ब्रोंकस तो वैसे भी कट हो, क्योंकि ब्रोंकस तो ब्रोंक्यूल से बड़े होते हैं। अब सेकेंडरी ब्रोंक्यूल आएगा, रेस्पिरेटरी हमें ये देखना था, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा क्योंकि सबसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, कि हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन मसल्स। कौन सी एडिशनल मसल्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर हमें फोर्सफुली ब्रीथ करना है, यानी फोर्सफुली इनहिलेशन करना है चाहे एक्सहेलेशन करना है, ब्रीथ करना है फोर्सफुली, तो उसके लिए मैंने बताया था हमें कौन सी मसल चाहिए थी, एब्डोमिनल मसल चाहिए होती है। एब्डोमिनल मसल्स जो क्या करती है कि फोर्सफुली ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करती है। तो अगर हमें इसे क्या करें, इंक्रीज करना है ना हमारी स्ट्रेंथ को, मतलब हमें फोर्सफुली ब्रीथिंग करना है एक हिसाब से, तो उसके लिए हमें कौन सी मसल रिक्वायरमेंट होगी, एब्डोमिनल मसल्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि लंग की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। और ये कैसी लेयर होती है, डबल लेयर होती है, बाहर वाली किससे अटैच होती है, थोरैसिक वॉल से, और अंदर वाली किससे अटैच होती है, लंग से। तो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं, पेरिकार्डियम नहीं, पेरिटोनियम नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जो रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, इसकी टोटल थिकनेस क्या होती है, बहुत कम होती है। कितनी होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर, लेस देन, ये डाटा आप कैंसिटी में दियो, लेस देन 1 मिलीमीटर, कि 1 मिलीमीटर से भी क्या कम होगी। लेस देन थर्मोमीटर नहीं, लेस देन माइक्रोमीटर नहीं, लेस देन नैनोमीटर नो, लेस देन मिलीमीटर। तो लेस देन 1 मिलीमीटर क्या होती है, इसकी विड्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसकी थिकनेस बोल सकते हैं हम, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, देखो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टीवी प्लस ERV प्लस IRV, ये होती है वाइटल कैपेसिटी। इसमें जब मैं और ऐड कर दूँ किसे, रेजिडुअल वॉल्यूम को, जो एयर हम कभी भी लंग से बाहर नहीं निकाल सकते, उस एयर को भी मैं अगर इसमें ऐड कर दूँ वाइटल कैपेसिटी में, तो वो क्या बन जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाती है, TLC बन जाती है। ठीक है, तो ERV प्लस TV नहीं, ERV प्लस TV नहीं, ये तो होगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बट हमसे पूछा टोटल लंग कैपेसिटी, तो VC प्लस RV, यस ये होगा। और ये में जो दी है वो होती है वाइटल कैपेसिटी। तो मैंने 3 ऑप्शन भी आपको बता दिए क्या दिया हुआ है, और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा टोटल लंग कैपेसिटी, वो होगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ। हमने देखा था एपिग्लोटिस क्या होता है, कि एक ढक्कन होता है जो कहाँ पे होता है, विंड पाइप में फूड को जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, फूड को नहीं जाने देता विंड पाइप में, कौन, एपिग्लोटिस। और ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो ये है क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस, ये कौन सी कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज से, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका काम क्या है कि विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब वही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, गिव राइज अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, कि जो एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो जाके एक ऐसे थिन बैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, वेस्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले, और ये क्या होता है, साइट होता है गैस एक्सचेंज के लिए, यहाँ पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। जो प्लूरा है ये क्या है, ये तो लंग्स की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ लंग्स क्या होती है, प्लूरा होती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तो वही होगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को ही बोल दो, और फॉलिकल्स का यहाँ पे कोई काम नहीं, तो ऑप्शन नंबर A इज राइट है। ये क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, फिर जिसे हम एक्सचेंज पार्ट बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसमें क्या आता है, उसमें एक तो एल्वियोलाई आती है, एक डक्ट ऑफ एल्वियोलाई आती है। एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की जो डक्ट होती है उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं, फिर एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ऑल ब्रोंकाई नहीं, ब्रोंकाई नहीं, ऑल ब्रोंक्यूल्स नो, ऑल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं, ये तीनों के तीनों पार्ट तो किसके, कंडक्टिंग पार्ट के है ना, ये तो कंडक्टिंग पार्ट हो गया, हमसे रेस्पिरेटरी पार्ट पूछे, एल्वियोलाई एंड दी डक्ट, उसकी एल्वियोलाई होगी और उसकी डक्ट होगी, और ये ऊपर जो 3 ऑप्शन है किसके, कंडक्टिंग पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डैश इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर, कि ब्लड और एटमोस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्चुअल गैस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, वो होता है एल्वियोलाई में। अभी हमने देखा, तो वही सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को चेंज करके पूछा है, क्योंकि ये आ जाएगा एल्वियोलाई एंड द डक्ट, ऑप्शन नंबर D, क्योंकि यही कौन सा पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, दिस पार्ट इज रेस्पिरेटरी पार्ट, तो ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ हाउ मैनी टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार एक ह्यूमन जो हेल्दी ह्यूमन वो ब्रीथ करता है, तो वो है 12 to 16। ये डायरेक्ट NCERT करता है, फैक्चुअल डाटा है। 70 to 75 हमने देखा था, ये कहते हैं, हम बोल सकते हैं हार्ट रेट होता है हमारा, ये हार्ट रेट था कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, तो वो तो हार्ट रेट था 70 to 75 पर मिनट, और ये ब्रीथ रेट है, ब्रीथिंग कितनी बार करते हैं हम पर मिनट, 12 to 16। दोनों डेटा में याद रखते हैं, दोनों NCERT में ये पूछे जा सकते हैं कभी भी, तो 12 to 16 क्या आ जाएगा, ब्रीथ आ जाएगा, पर मिनट हम करते हैं, और अगर ये हार्ट रेट पूछे तो कितनी आ जाए, 70 to 75। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार को मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, स्पायरोमीटर, देखो स्पायरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या होता है, एक पाइप सी होती है, जिसमें क्या करते हैं, इस पाइप में जब हम सांस लेते हैं या तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमने कौन सी वॉल्यूम एयर की बाहर निकाली है और कितनी वॉल्यूम बाहर निकाली है। तो इससे हम कैन नॉट बी, इससे हम क्या मेजर नहीं कर सकते,
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इससे हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जब हम इसमें सांस लेते हैं तो जो एयर बाहर या अंदर जाती है ना, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है। बट रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जिसे हम कभी लंग्स से बाहर निकाल ही नहीं सकते। लंग्स से डू नॉट ब्रीथ आउट, डू नॉट ब्रीथ आउट, इसे हम कभी ब्रीथ आउट कर ही नहीं सकते लंग्स से, क्योंकि अगर इसे हमने ब्रीथ आउट कर दी तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, ये कभी हमारे लंग्स से बाहर निकलती नहीं है। तो अगर ये लंग्स से बाहर ही निकलेगी तो हम इसे मेजर कैसे करेंगे कि इसके अमाउंट वगैरह है कितनी? तो मतलब इसे हम स्पायरोमीटर से यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी मेजर नहीं कर सकते। तो रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जिसे हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंस्पायरेटरी एयर इन लंग्स अल्टीमेटली रीच्ड, मतलब जो हमने लंग्स के अंदर एयर को लिया वो लास्ट में कहाँ जाएगी? लास्ट में जाएगी वो हमारे एल्वियोलाई के पास में, क्योंकि एल्वियोलाई ही लास्ट में वो पार्ट है जहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होगा गैस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन एल्वियोलाई। तो वो लास्ट में गैस कहाँ जाएगी? हमने जो भी एयर अंदर लिए इंस्पायर किया वो जाएगी अल्टीमेटली रीच द एल्वियोलाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू, देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टीवी, देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी। मतलब वो अमाउंट जो एक व्यक्ति या एक पर्सन मैक्सिमम बाहर निकाल सकता है। नॉर्मल ब्रीथ करके वो क्या निकालेगा? टीवी निकालेगा, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथ करके उसने क्या निकाला? टीवी निकाला। और जो वो फोर्सफुली बाहर निकाल सकता है वो होता है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते तो वो बन जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो वो क्या बन जाती है? दोनों को जोड़ने के बाद में कैपेसिटी बन जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ईआरवी प्लस टीवी। कि नॉर्मल कितना हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं और ये आ जाएगा जो फोर्सफुली हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ना क्या इनको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम इनको अरेंज करना है। अगर हमें वॉल्यूम पता होगा तो हम अरेंज कर लेंगे। देखो टाइडल वॉल्यूम 500 था, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 2500 से 3000, और बच गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था 1000 से 1100। तो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है फोर्थ, उसके बाद में 1100 से 1200 यानी सेकंड, उसके बाद में थर्ड, देन उसके बाद में फर्स्ट। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, या फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। बस हमें डाटा लिखना है और फिर उसके हिसाब से इनको मैच कर देना है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बोले तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में कर दिया, अगर डिक्रीजिंग वॉल्यूम में बोलते तो डिक्रीजिंग में कर देते। वो तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a dash which helps in clinical assessment of pulmonary function। अब ये कि पल्मोनरी फंक्शन में क्लिनिकली हम किसका यूज़ करते हैं? ब्रीथिंग की मूवमेंट को चेक करने के लिए मैंने भी बताया था स्पायरोमीटर का। इसमें क्या होता है? कैसी पाइप सी होती है, उसकी हेल्प से क्या करता है? हम असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारी जो पल्मोनरी फंक्शन है वो किस टाइप से चल रहे हैं, प्रॉपर ब्रीथ आउट या ब्रीथ इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जितनी वॉल्यूम हमें रिक्वायर होती है उतनी हम ब्रीथ इन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो स्पायरोमीटर होता है। एक यहाँ पे जो स्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्या करता है? ये बीपी को मेजर करता है, ये बीपी को मेजर करता है। ऑस्मोमीटर ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑस्मोसिस का, उसे मेजर करने के लिए काम आता है। तो ये कुछ टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्लिनिकली हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है स्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एंड स्फिग्मोमैनोमीटर हम यूज़ करते हैं बीपी के मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो एफआरसी जो होती है इसे शॉर्ट फॉर्म में एफआरसी बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है कि नॉर्मल मैंने क्या किया? ब्रीथ आउट कर दिया, उसके बाद में मेरे लंग्स में कितनी एयर बच गई? तो नॉर्मल ब्रीथ आउट किया तो मेरे लंग्स में ईआरवी बच गई, जिसे मैं क्या कर सकती हूँ? फोर्सफुली बाहर निकाल सकती हूँ। और आरवी भी तो बच गई, इसे मैं बाहर नहीं निकाल सकती, बट मेरे लंग्स के अंदर प्रेजेंट तो है ना आरवी, चलो ठीक है मैं बाहर नहीं निकाल सकती हूँ बट एयर तो प्रेजेंट है, तो इसे हम काउंट तो करेंगे ही। तो ईआरवी प्लस आरवी को मिला के हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ईआरवी प्लस आरवी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। टीवी प्लस ईआरवी तो वही हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी,
और ये ERV प्लस टी प्लस IRV वाइटल कैपेसिटी होगी। सारे कैपेसिटी में ध्यान रखनी पड़ेगी, 2-4 बार जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। अब हमने आज एक नई फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और देखी कि नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद में मेरे लंग्स में कितनी एयर बच गई। नॉर्मल मैंने ब्रीथ आउट किया तो मेरे लंग्स में ERV बच गई, जिसे मैं फोर्सफुली बाहर निकाल सकती हूँ, और RV भी प्रेजेंट है मेरे लंग्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर। ये वैसा से क्वेश्चन है जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए देखा था, बस इसमें भी हमें डाटा याद होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक एयर में हमें पता है कितना होता है, 0.3 होता है। देन हमसे पूछे एल्वेलाई, एल्वेलाई में होता है 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यू में 45। इसमें तो बहुत कम डाटा याद रखने होते हैं। तो सबसे पहले 0.3 फिर 40, 159 से स्टार्ट हो रहा है, 104 से 159 से। एक ही ऑप्शन है इसमें, तो सारे डाटा भी नहीं आएगा। इन्वायरमेंट का पता तो भी हो जाएगा कि पहले 0.3 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 45 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन एफर्ट्स इज। देखो ये क्या बोलते हैं कि हमें वो लार्जेस्ट क्वांटिटी बतानी है कि जिसे हम कैन बी एक्सपायर्ड, हम उसे एक्सपायर्ड कर सकते हैं आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मतलब मैंने एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन कर लिया, IRV कर लिया, उसके बाद में मैं कितना एक्सपायर कर सकती हूँ। तो ये वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन है कि मैंने IRV कर लिया तो मैं IRV को बाहर निकालूंगी पहले, फिर उसके बाद में मैं TV को भी बाहर निकालूंगी क्योंकि ये तो नॉर्मल ब्रीथ है, और फिर बोला लार्जेस्ट बताना है तो मैं ERV को भी तो बाहर निकालूंगी। तो ये होता क्या, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। देखो मतलब एक वाइटल कैपेसिटी पर सिर्फ एक डेफिनेशन पे आज आपने इस लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन देख लिए होंगे कैसे बन सकते हैं, कि एग्जामिनर कैसे भी लैंग्वेज को घुमा के दे सकता है। बट हमें एक डेफिनेशन याद है ना कि जो मैंने मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया उसके बाद में मैं कितनी एयर बाहर निकालूंगी। तो जो मैंने पहले मैक्सिमम ली है इंस्पिरेशन से, सबसे पहले तो उसे ही बाहर निकालूंगी IRV को, फिर मैं एक नॉर्मल ब्रीथ आउट कर दूंगी, TV बाहर निकल जाएगा। देन मैं ERV जो एक फोर्सफुली बाहर निकाल सकती हूँ मैं उसे भी बाहर निकालूंगी क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे लार्जेस्ट क्वांटिटी पूछी है। तो दिस इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आज के लेक्चर में वाइटल कैपेसिटी पे सिर्फ एक डेफिनेशन पे आपको 3-4 क्वेश्चन बना के दे दिए। तो एग्जामिनर भी ऐसे ही करते हैं, वो भी क्या करता है कि वर्ड्स के साथ खेलते हैं, हम बोल सकते हैं ऑप्शन के साथ खेलते हैं। उसी क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हो, उसे हार्ड बना सकते हो, यूज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अभी देखा था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ओके, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलर्स, ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन टू लेयर्स, यस, डी ऑल ऑफ द। अगर आप देखो कि मेरे चैनल पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें मैंने पूरा वो डायग्राम NCERT का डायग्राम पोस्ट किया, तो आप उसमें देखना, ये तीनों चीज़ें मेम्ब्रेन को मेंशन किए हुए हैं, आप उसको पता चल जाएगा। अगर आप NCERT भी नहीं खोल रहे हो, अगर वो पोस्ट भी देख रहे हो तो आपको डायरेक्ट NCERT को डायग्राम आपकी आंखों में बैठ जाएगा कि हाँ मैम ऐसा ही डायग्राम NCERT बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। क्योंकि हमें पता है कि हमने देखा था कि हमारे लंग्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन को क्या चीज़ हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट करती है, सबसे पहले तो करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, क्योंकि डिफ्यूजन का एक पैसिव प्रोसेस है, तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत क्या करता है, मैटर करता है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करते चीज़ मूव करती है। तो पार्शियल प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजिंग गैसेज, यस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, आप इसमें देखोगे सॉल्युबिलिटी में दिखाया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यस, तभी तो हमारी जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसकी थिकनेस हम 1 मिलीमीटर से क्या करते हैं, कम रखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कि सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी पे ही आएंगे सारे क्वेश्चन कि वाइटल कैपेसिटी किसकी इक्वल होती है। अब तो बच्चा आंख बंद करके बता देगा मैम TV प्लस ERV प्लस IRV इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। इसको कैसे भी लिख दो, ERV प्लस TV, मैंने इसको आगे पीछे करके लिख दिया तो आप इसको आगे पीछे करके लिख देना, ERV प्लस TV प्लस IRV इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं IRV प्लस TV प्लस ERV इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। वो एग्जामिनर ऑप्शन कैसे भी दे सकते हैं, बट ऐड ये तीनों चीज़ें ही होकर हमें ध्यान रखना है। रेजिडुअल वॉल्यूम को इसमें मत ऐड कर देना, फिर वो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के हमारा टॉपिक इसका क्लास का। विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब नॉट ट्रू पूछा, मतलब एक हिसाब से फॉल्स पूछा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 of mHg, नहीं,
डीऑक्सीजन मैक्सिमम हमने देखा ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मेरे लेक्चर को, मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का मैक्सिमम बताया 45 है, इससे ज़्यादा तो पार्शियल प्रेशर CO2 का कहीं पे है ही नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ना वो होता है 45 इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यही स्टेटमेंट का, तो हमारा ऑप्शन तो यही हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वेलाई 40 mm, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में 104, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, ये भी सही है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm, सही है। ये वो हमें टेबल याद करनी है, मैंने बहुत बार बोला कि टेबल आपको NCERT से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद में इस पर कितने भी देखो 3-4 क्वेश्चन मैंने आज इसके टेबल पे भी करवाती है कि एग्जामिनर कैसे बना सकते हैं, तो वो आपके सारे सही हो जाएंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों को भी बताएं कि जिससे उनकी भी तैयारी क्या अच्छी हो। ये सिर्फ ये नहीं कि KVS में आपके उन सभी टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, उन सभी PGT के लिए या फिर उन सभी एग्जाम के लिए जिनमें चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, जिसमें बायो पूछी जाती है 11th क्लास की 12th क्लास की, तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू।